आप सभी साथियों का स्वागत है दोस्तों मेरे हमारे इस नए वीडियो में, एक शानदार वीडियो में और एक अच्छी सी वीडियो में। ठीक है, देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं की गणित की प्रश्नावली 6.2 को। और आप सभी को पता है कि ये प्रश्नावली कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए। ठीक है, एक ही प्रश्नावली है, जोरदार प्रश्नावली है, बढ़िया सा प्रश्नावली है और एडवांस लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। तो हम क्या है करते हैं कि छोटे छोटे क्वेश्चंस को पहले हल करना शुरुआत करते हैं, फिर हम एडवांस क्वेश्चंस को हल करेंगे। ठीक है, ध्यान देना। उससे पहले इसमें एक कंसेप्ट लगेगा, वो है थेल्स प्रमेय। ये थेल्स प्रमेय एक ऐसा प्रमेय है जिससे सारी की सारी सवालें 6.2 की लगने वाली है। बस इसके कंसेप्ट को आप लोग ध्यान से देखना। हाँ, मैंने आपको पिछली वीडियो में थेल्स प्रमेय का पूरा सिद्ध करना, थेल्स प्रमेय के आधार पर कितनी सारी सवालें आती है, कितनी तरीके से पूछी जा सकती है, वो सब कंसेप्ट हमने पिछली वाली वीडियो में बताया है। लेकिन फिर से मैं आपको थेल्स प्रमेय एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, ध्यान से देखना। देखो, थेल्स प्रमेय हमसे ये कहता है कि किसी भी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर कोई भी रेखा यदि खींच दी जाए तो अन्य दो भुजाओं को ये समान अनुपात में विभाजित करती है। यानी कहने का मतलब है कि एडी का अनुपात डीबी के संग जो होगा वो बराबर होगा एई के अनुपात ईसी के। एडी का अनुपात जो डीबी के बराबर होगा वो एई बराबर ईसी के होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, थेल्स प्रमेय हमसे ये कहता है कि एडी बटा के एबी बराबर एई बटा के एसी, ये भी हमारा बराबर हो सकता है थेल्स प्रमेय के अनुसार। थेल्स प्रमेय हमसे ये कहता है कि एडी बटा के एबी बराबर एई बटा के एसी बराबर डीई बटा के बीसी, ये भी हो सकता है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखना। ये तीन फार्मूले हैं और तीनों फार्मूले से कई सारे सवाल आपके बन जाएंगे, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं और हम लोग शुरुआत करते हैं 6.2 की पहली सवाल को। ठीक है, ध्यान देना। ठीक है, तो आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है ऊपर, बोलोगे हाँ भैया। मेरे भाई पहला क्वेश्चन में हमें दो सवालें दी गई है और क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है कि दो आकृतियां दी गई है, एक पहली आकृति है, एक दूसरी आकृति है। इन दोनों आकृति में जो डीई है वो समांतर है बीसी के, यानी ये दोनों क्या है मेरे भाई, समांतर है। और क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है कि ईसी का मान ज्ञात कीजिए और यहाँ पे भी ईसी का, यहाँ पे एडी का मान ज्ञात कीजिए, दोनों में अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। तो जिसका भी मान ज्ञात करना हो वहां पे हम लोग एक्स मान लेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज कर सकते हैं। हमने यहाँ पे दो फार्मूला आपको बताया था। एक हमने बताया था कि एडी बटा के डीबी आप लिख दो, बराबर कर दो एई बटा के ईसी कर दो, तो भी आपका वही आंसर आएगा। और या तो आप छोटका बटा के बड़का कर दो, यानी कहने का मतलब है कि एडी बटा के आप एबी लिख दो और बराबर एई बटा के एसी लिख दो। ठीक है, एई बटा के एसी लिख दो। तो ये दोनों फार्मूला आप यूज करके इसका आंसर ला सकते हो। लेकिन अगर एग्जाम में आपको इसको हल करना हो तो आप ये तो जानते ही हो कि इसका समानुपात बराबर होता है, 1.5 दूना के 3 होता है, इसलिए 1 दूना के 2। इसका आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। दिख रहा है कि नहीं, अनुपात बराबर होना चाहिए। ये दूना है तो ये भी दूना ही होगा। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में देखो 18 तिया 54, तो 24 तिया 72, यानी 2.4 यहाँ पे होगा। इसका अनुपात क्या होता है मेरे भाई, बराबर होता है। ठीक है, यही बात हम लोग को ध्यान रखनी है। हम लोग इसको हल करते हैं और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि थेल्स प्रमेय के अनुसार, क्या लिखेंगे मेरे भाई, थेल्स प्रमेय के अनुसार एडी बटा के डीबी जो होगा, एडी बटा के डीबी जो होगा वो एई बटा के ईसी के बराबर होगा। हम सारे के सारे मान को रख देते हैं मेरे भाई। एडी का मान कितना दिया हुआ है, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। और डीबी का मान कितना दिया हुआ है मेरे भाई, 3 सेंटीमीटर, बराबर एई का मान कितना दिया है मेरे भाई, 1 दिया हुआ है। और ईसी का मान नहीं दिया तो हम लोग यहाँ पे एक्स मान लेंगे। ठीक है, ध्यान देना। अब हमको पता है कि 1.5 दूना के कितना होता है मेरे भाई, 3 होता है। 1.5 का दूना कितना होता है मेरे भाई, 3 होता है। x को हम यहाँ पे गुना कर देंगे तो x बराबर 2 का गुना 1 में कर देंगे तो 2 एकम कितना होगा मेरे भाई, 2 होगा। यानी इसका मान कितना होगा, 2 होगा और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, इसी को हम उसी तरीके से हल करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे थेल्स प्रमेय के अनुसार। क्या लिखेंगे मेरे भाई, थेल्स प्रमेय के अनुसार। बहुत आसान सा चैप्टर है, एक एक सवाल को हम लोग धीरे धीरे लगाएंगे। उसके बाद जैसे ही हमारी धार पकड़ लेगी फिर हम सवालों को अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को भी हल करेंगे। तो थेल्स प्रमेय के अनुसार हमें पता है कि एडी बटा के डीबी, ये भी आप फार्मूला लगा के ज्ञात कर सकते हो, ये भी लगा के ज्ञात कर सकते हो। मैं आपको दोनों करके दिखा दूंगा। ठीक है, पहले जो आसान है वो मैं आपको बता देता हूं। तो थेल्स प्रमेय के अनुसार एडी बटा के डीबी क्या कर सकते हैं मेरे भाई, एडी बटा के डीबी बराबर इसको हम कर सकते हैं एई बटा के ईसी, एई बटा के ईसी। अब देखना मेरे भाई, एडी का मान कितना दिया हुआ है मेरे भाई, कुछ नहीं दिया तो हम लोग एक्स मान लेंगे। डीबी का मान कितना दिया है तो 7.2 दिया है। और एई का मान कितना दिया है, 1.8 दिया हुआ है। और ईसी का मान कितना दिया है, 5.4। और आप सभी को पता है कि 18 तिया 54 होता है,
यानी ये 3 बार में कट जाएगा। और 7.2 को यदि हम वहां पे ले जाएंगे तो x बराबर 7.2 भागे 3 कर देंगे, काटा पीटा मचा दोगे मेरे भाई, तो 72 को 3 से काटोगे 2.4 आएगा, और यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर। यानी जो x का मान होगा, यानी ये वाला मान हमारा कितना होगा, 2.4 होगा। ठीक है, ध्यान से देखना। आप बोलोगे भैया कि ऐसा आप लोग क्यों कर रहे हो, क्योंकि थेल्स प्रमेय में 2 नियम होते हैं, एक ये नियम है, एक ये नियम। तो मैंने देखो यहाँ पे ये वाला नियम लगाया है। ठीक है, आप इस नियम को भी लगाओगे तो भी आपका आंसर वही आएगा। मैं एक बार करके आपको दिखाता हूं, तब आपको संतुष्टि होगी। मैं इस वाले नियम से इस वाले क्वेश्चन को हल करता हूं। ठीक है, मैं एडी का मान लिख देता हूं। तो एडी का मान कितना है, 1.5 है, मतलब 1.5 है। एबी का मान लिख देता हूं, एबी मतलब ये पूरा का मान, तो 3 तो ये है और ये 1.5 है, तो 3 में 1.5 जोड़ दोगे तो ये 4.5 हो जाएगा। ठीक है, मैं ए बी का पूरा मान लिखा हूं, ए बी, तो 1.5 और 3, 1.5 और 3 जोड़ दोगे तो कितना होगा, 4.5 होगा, बराबर। ए ई का मान कितना दिया है मेरे भाई, 1 दिया हुआ है, और हमसे किसका मान पूछ रहा है, ए सी का मान पूछ रहा है। तो ए सी का मान हमको चाहिए, तो ए सी के मान हमको पता नहीं, इसलिए हम क्या लिख देंगे, एक्स लिख देंगे। ठीक है, ध्यान देना। 15 कम 15, 15 3 45, 3 बार में कट गया। x का गुना 1 में करेंगे तो x हो जाएगा, 3 का गुना 1 में करेंगे तो 3 हो जाएगा। यानी ये जो टोटल वैल्यू है यहां से लेके यहां तक, ये कितना है मेरे भाई, 3 है। x का मान टोटल कितना है, 3 है। मतलब ध्यान से देखना, किसका मान 3 आया है, AC का मान 3 आया है, AC का मान 3 आया है। इस 3 में से 1 घटा देंगे मेरे भाई, 3 में से 1 घटा देंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। तो इस तरीके से भी हमारा आंसर वही आने वाला है, इस तरीके से भी वही आंसर आने वाला है। ठीक है, ये जो मान आपको 3 दिख रहा है ना, ये AC का मान 3 है। किसका मान है मेरे भाई, AC का मान। और 3 में से हम 2 घटा देंगे तो ये AE का मान, 3 में से 1 घटा देंगे तो हमारे पास EC का मान निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, AC में से AE घटा देंगे तो हमारे पास कितना निकल आएगा, 2। मतलब 3 में से हम 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ये 2 हमारा किसका मान है, EC का मान है। ठीक है, तो जो सबसे आसान तरीका होगा वही मैं आपको लिखवाऊंगा, वही आपके नोट्स में लिखना होगा। ठीक है, ध्यान देना। ये पहला क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिए। अब हम पढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास दिया है मेरे भाई, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बस हमें क्वेश्चन को समझना है। ठीक है, दिया है कि किसी त्रिभुज PQR की भुजाएं PQ और PR क्रमशः बिंदु E और F पर स्थित है। ठीक है, इन दोनों भुजाओं पर कोई बिंदु E और F क्या है, यहीं पर स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समांतर है QR के। हमें क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि आपको कुछ मान दिया जा रहा है, इस मान से आप ये हमें बताइए कि क्या ये दोनों समांतर हैं। ये समांतर तभी हो सकते हैं जब दोनों का अनुपात क्या हो, बराबर हो। आप इस बात का ध्यान रखना, ये समांतर तभी हो सकते हैं जब दोनों का अनुपात क्या हो मेरे भाई, बराबर हो। यानी जो PE का अनुपात है वो EQ के बराबर होना चाहिए, PF के अनुपात FR के। PF का अनुपात किसके बराबर होना चाहिए, FR के। तभी मेरे भाई ये कहला सकता है EF समांतर होगा QR के। ठीक है, क्वेश्चन हमें यही करना है कि हमें ये सिद्ध करना है। अगर ये दोनों मान बराबर हो गए तो ये क्या होगा मेरे भाई, समांतर होगा। तो हम सारे मानों को हल कर देते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। PE का मान कितना दिया हुआ है मेरे भाई, 3.9 दिया हुआ है। ठीक है, EQ का मान कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। PF का मान कितना दिया हुआ है, 3.6 दिया हुआ है। और FR का मान कितना दिया हुआ है, 2.4 दिया हुआ है। ठीक है, हम यहाँ पे थेल्स प्रमेय लगाएंगे और ऐसे लिखेंगे, थेल्स प्रमेय के अनुसार, किसके अनुसार मेरे भाई, थेल्स प्रमेय के अनुसार PE बटा के EQ क्या कहेंगे, PE बटा के EQ बराबर PF बटा के FR, PF बटा के FR। और हम सारे मानों को रख देंगे। अगर दायां पक्ष बायां पक्ष के बराबर हो गया तो ये हमारा पास समांतर कहलाएगा। अगर दायां पक्ष का अनुपात बाएं पक्ष के अनुपात के बराबर नहीं होगा तो ये समांतर नहीं कहलाएगा। ठीक है, PE का मान कितना दिया है मेरे भाई, 3.9 दिया हुआ है। EQ का मान कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। और PF का मान मेरे भाई दिया हुआ है 3.6 और FR का मान दिया है 2.4। ठीक है, ध्यान देना। हम सब में 10 का गुणा कर देते हैं, सारे मानों में 10 का गुणा कर सकते हैं, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसमें यदि 10 का गुणा करेंगे तो 39 हो जाएगा, इसमें 10 का गुणा करेंगे तो 30 हो जाएगा, 3.6 में 10 का गुणा करेंगे तो ये दशमलव खत्म हो जाएगा, हमारे पास 36 बचेगा। और यहाँ पे हो जाएगा मेरे भाई 24 हो जाएगा। ठीक है, काटा पीटी कर देंगे तो
3 से काटेंगे तो 3 दहा में 10 और 3 से काटेंगे तो 13 तिया 39। फिर काटेंगे 12 से काटते हैं, 12 दूना के हो जाएगा 24 और 12 तिया हो जाएगा 36। क्या ये दोनों मान आपको बराबर दिख रहे हैं? जब बराबर नहीं दिख रहे हैं तो इसका मतलब ये दोनों बराबर नहीं है, यानी ये अनुपात इस अनुपात के जब बराबर नहीं है तो ये EF समानांतर QR के कभी नहीं होगा। आप यही बात ध्यान रखना, जब तक अनुपात बराबर नहीं होंगे तब तक ये समांतर नहीं होंगे। यही तो हमारे बेचारे थेल्स साहब कहे हैं कि जब तक ये बराबर नहीं होंगे तब तक ये अनुपात बराबर नहीं होंगे। ठीक है, ध्यान देना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये दाया पक्ष बाएं पक्ष के अनुपात के बराबर नहीं है, इसलिए EF समानांतर QR के नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा। अब देखो धीरे धीरे आपको सारी चीजें समझ में आने लगेंगी। ठीक है, सेम यही कंडीशन यहाँ पे एक बार बना के देख लेते हैं और कैसे ये मेरे भाई क्वेश्चन हल होता है इसको भी ध्यान से देखना। ठीक है, ऐसे हम लोग एक चित्र बना देंगे और इस चित्र में हम लोग पहले नाम रख देंगे PQR और हम यहाँ पे एक समानांतर रेखा खींच देंगे और इसका नाम हम रख देते हैं E और F। ठीक है मेरे भाई, सारे मानों को हम लोग रख देते हैं। अच्छा, PE का मान कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। EQ का मान कितना दिया है? EQ का मान 4.5 दिया हुआ है और PF का मान कितना दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है और RF का मान कितना दिया हुआ है मेरे भाई? 9 दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान देना। हम यहाँ भी थेल्स पर में एक बार लगा के चेक कर लेते हैं कि क्या यह समानांतर है कि नहीं है। तो हम लिखेंगे थेल्स प्रमेय के अनुसार। ठीक है, सारे जगह में थेल्स प्रमेय ही यूज करना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, PE बटा के EQ हो जाएगा। ठीक है, बराबर PF बटा के FR, PF बटा के FR। ठीक है, हम चेक कर लेते हैं। देखो PE का मान कितना दिया है मेरे भाई? 4 दिया हुआ है। EQ का मान कितना दिया हुआ है? 4.5 दिया हुआ है। PF का मान कितना दिया है मेरे भाई? 8 दिया हुआ है और PR का मान कितना दिया है मेरे? अच्छा, PF का मान कितना दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है। FR का मान कितना दिया हुआ है? 9 दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान देना। हम सब में 10 का गुना कर देते हैं जैसे हमने यहाँ पे किया था। यहाँ पे 10 का गुना करोगे 4 में 10 का तो 40 हो जाएगा, 4.5 में गुना करोगे तो 45 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 80 हो जाएगा और ये हो जाएगा क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। सभी जगह काटा पीटी मचाते हैं और ध्यान से देखना क्या होगा। इसको हम काटते हैं, जब हम काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो 5 × 8 = 40 और 5 से काटेंगे तो 5 × 9 = 45। 10 से काटेंगे तो 10 × 8 = 80, 10 से काटेंगे तो 10 × 9 = 90, यानी दायां पक्ष बायां पक्ष के बराबर हो गया। ये अनुपात इस अनुपात के जब बराबर हो गया तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि EF समानांतर होगा QR के। EF समानांतर होगा QR के, यानी जब अनुपात इसके बराबर हो गए तो ये दोनों रेखाएं आपस में क्या होंगी? समानांतर होगी। यही बात आप लोग ध्यान रखना। हाँ, इसको आप दोनों तरीकों से कर सकते हो, ये भी बात आप ध्यान देना। आप थेल्स का जो दूसरा प्रमेय में लिखवाया था उस तरीके से भी अनुपात बराबर हो जाएंगे, नहीं तो आप चेक कर लेना कि PE बटा के PQ छोटका बटा के बड़का बराबर छोटका बटा के बड़का, PF बटा के PR। ठीक है, आप इसको भी हल करोगे तो भी आपका अनुपात बराबर होगा और ये वाले प्रमेय से भी अनुपात बराबर हो जाएगा, ये वाले प्रमेय से भी हो जाएगा। नहीं तो आप इसको एक बार करके चेक कर लो, ये दूसरा थेल्स का प्रमेय है। ठीक है, ध्यान देना इस बात का। तो ये पहली सवाल हो गई, दूसरी सवाल हो गई। अब हम चलते हैं इसके बाद एक और सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 में, तो दूसरी की तीसरी सवाल। ठीक है, ध्यान देना। देखो कैसे दिया सवाल, तीसरी सवाल है, दूसरी की ये तीसरी सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत ही अच्छी सवाल है। इसको मैं स्टार बना देता हूं। ठीक है, अब मैं क्यों स्टार बना रहा हूं? क्योंकि इसमें दूसरा प्रमेय लागू होगा। तो ध्यान से देखना, जो जो मान दिया मेरे भाई पहले वो मान रख देते हैं। तो मेरे भाई जो PQ का मान है वो कितना दिया हुआ है? 1.28, यानी PQ का मान कितना दिया हुआ है? इस टोटल का मान दिया हुआ है 1.28। ठीक है, PR का मान दिया है 2.56, ये PR का मान दिया है 2.56, बड़का वाला मान दिया है। ठीक है, PE का मान दिया है 0.18, यानी छोटे वाले का मान कितना दिया मेरे भाई? 0.18। ठीक है, और PF का मान दिया हुआ है मतलब 0.36। तो मैंने आपसे यही चीज कहा था कि हमें ये ध्यान देना है कि कौन सा प्रमेय कहां पे लगाना है। हम वही प्रमेय लगाएंगे, छोटका बटा के बड़का, छोटका बटा के बड़का दूसरा थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे कहेंगे मेरे भाई हल करने पर थेल्स प्रमेय के अनुसार, किसके अनुसार मेरे भाई? थेल्स प्रमेय के अनुसार PE बटा के PQ, क्या लिखेंगे मेरे भाई? PE बटा के PQ बराबर PF बटा के PR,
क्या लिखेंगे, पी एफ बटा के पी आर। अच्छा पीई का मान कितना है, मतलब 0.18। अच्छा पी क्यू का मान कितना दिया है मेरे भाई, पी क्यू का मान कितना दिया है 1.28 बराबर पी एफ का मान कितना दिया है मेरे भाई 0.36 बटा के पी आर का मान कितना दिया है मेरे भाई 2.56। मैं चाहता तो डायरेक्ट आपको ये हल करके दिखा देता, लेकिन डायरेक्ट यदि हल कराऊंगा तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको पूरा अच्छे तरीके से हल करके दिखाता हूं। ठीक है, सब में मैं 100 का गुना कर देता हूं। 100 का गुना करूंगा तो यहाँ पे 18 हो जाएगा, 100 का गुना करूंगा तो ये 128 हो जाएगा, 100 का गुना करूंगा तो ये 36 हो जाएगा, और 100 का गुना करूंगा तो ये 256 हो जाएगा। अब हमें ये देखना है कि ये संख्या किस चीज से कटेगी। अच्छा 18 9 से कट जाएगा, 8 2 10 11, ये 9 से नहीं कटेगा। 18 3 से कट जाएगी, 8 2 10 11, ये 3 से नहीं कटेगा। 18 इससे भी छोटा काटते हैं 2 से, तो 2 9 18, 2 6 12, 2 4 2 से ये कट जाएगा, तो हम 2 से काट के देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये 2 9 18 हो जाएगा, 2 6 12 और 2 4 कितना हो जाएगा 8, 9 बटा के 64 हो गया। अच्छा 36 और 256 है, कैसे काटेंगे ये भी ध्यान से देखना। ठीक है मेरे भाई 6 से काटते हैं, 6 6 के 36, 6 4 24, 16 नहीं कटेगा। उससे छोटा काटते हैं 4 से, 4 से काटेंगे तो 4 9 36 और 4 9 36 और 4 6 के 24, 4 4 के 16 कट गया। तो ये मेरे पास जो मेरे पास वैल्यू है ये मेरे भाई, ये दायां पक्ष और बायां पक्ष क्या है, बराबर है, यानी इसका अनुपात इसके अनुपात के बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो EF क्या होगा वो पैरेलल होगा QR के, EF पैरेलल होगा QR के। ठीक है, ध्यान देना इस बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन दिया है। ठीक है, आपको यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन दिख रहा होगा। तीसरा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, आकृति 6.18 में यदि LM पैरेलल है CB के और LN पैरेलल है CD के, तो सिद्ध कीजिए कि AM बटा के AB बराबर AN बटा के AD। तो क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि आकृति आपको जो ये दिख रही है ना, इसमें क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि यदि LM पैरेलल है BC के, यानी LM समानांतर है BC के, LN समानांतर है DC के, तो हमको प्रूफ करना है कि AM बटा के AB बराबर AN बटा के AD। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सिर्फ थेल्स प्रमेय पे हम इसको लगा देंगे सबसे आसान तरीके से, सबसे सुंदर तरीके से। ठीक है, बहुत सारे लोग इसको देखेंगे तो बोलेंगे ऐसी ऐसी सवाल हम लोग पढ़ना चाहेंगे। भाई आप लोग धीरे धीरे जब पढ़ोगे तो आपको ये लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देना इस बात का। तो सबसे पहले हम कहेंगे ABC में, कौन से त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज ABC में। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, ABC में LM समानांतर है BC के, LM समानांतर है BC के। तो जब LM समानांतर है BC के तो ABC हमारा एक त्रिभुज है, और यहाँ पे हम थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं, छोटका बटा के बड़का, छोटका बटा के बड़का। तो हम क्या लिख सकते हैं, AB बटा, हम क्या लिख सकते हैं AM बटा के AB, छोटका बटा के बड़का। हम क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, AM बटा के AB बराबर हम लिख सकते हैं छोटका बटा के बड़का, यानी AL बटा के AC, AL बटा के AC। और ये हो गया मेरे भाई समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब हम लिखेंगे त्रिभुज ACD में। हम क्या लिखेंगे मेरे भाई, त्रिभुज ACD में हमारे पास LN समानांतर है CD के, ये वाला भाग इसके समानांतर है, तो हम लिख देंगे LN समानांतर है CD के। जब ये भाग इसके समानांतर है तो इसकी भुजाएं समान अनुपात में विभाजित करेंगी, और यहाँ पे हम थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं, तो यहाँ भी हम लगाएंगे थेल्स प्रमेय के अनुसार, ऐसे लिख दिया करो। ठीक है मेरे भाई, थेल्स प्रमेय के अनुसार, और यहाँ भी हम लगाएंगे थेल्स प्रमेय के अनुसार। जो LN है ये समानांतर है CD के, तो मेरे भाई क्या होगा, AN बटा के AD, छोटका बटा के बड़का, छोटका बटा के बड़का, यानी हम कह सकते हैं AN बटा के AD बराबर छोटका बटा के बड़का, यानी AL बटा के AC। आपको एक चीज दिख रहा होगा, ये वाला मान इसके बराबर है और यही वाला मान इसके भी बराबर है। अगर दायां दाएं के बराबर है तो बायां बाएं के बराबर होता है। एक ही बात ध्यान दिया करो, अगर दायां दाएं के बराबर है तो बायां बाएं के बराबर होगा। नोट में कहीं लिख दिया करो, दायां दाएं के बराबर है तो बायां बाएं के बराबर होगा, दायां दाएं के बराबर है तो बायां बाएं के बराबर होगा। अतः समीकरण 1 व 2 से सिद्ध होता है कि AM बटा के AB बराबर AN बटा के AD है। क्या है? और इसी को हम क्या कहते हैं, इति सिद्धम। क्या कहते हैं? इति
सिद्धम ऐसे लिख देना, ठीक है मेरे भाई, इति सिद्धम, या इसको हम लिख देंगे प्रूफ्ड। क्या लिख देंगे? प्रूफ्ड लिख देंगे। तो ये हमारी तीसरी का सॉल्यूशन। बहुत ही आसान था कि नहीं था? हमने दोनों जगह क्या लगाया था? थेल्स प्रमेय लगाया था। इसलिए लगाया था क्योंकि दोनों ये क्या है मेरे भाई, LAM समानांतर है BC के और LAN समानांतर है CD के, इसलिए हम यहाँ पे थेल्स प्रमेय लगा देंगे। ठीक, अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं चौथा क्वेश्चन। ध्यान से देखो, ठीक है। चौथी सवाल देखिए मेरे भाई, जो चौथी सवाल दिया है वो हमसे क्या कह रहा है कि आकृति 6.19 में DE समानांतर है, DE समानांतर है AC के। मेरे भाई ऐसे हम इसको कर देते हैं, मान लेते हैं ये किसके हैं? समानांतर इसके हैं, और ये वाला समानांतर है इसके है। ठीक है, आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन सा किसके समानांतर है। ठीक है, ये रेल की पटरी यहां बन रही है, एक रेल की पटरी यहां बन रही है। ठीक है, तो दोनों जगह जहां जहां रेल की पटरी बनेगी वहां वहां थेल्स प्रमेय यूज करेंगे। हमसे क्वेश्चन में ये कहा है कि हमें प्रूफ कीजिए कि जो BF बटा के FE है वो BE बटा के EC के बराबर होना चाहिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि BF बटा के FE इसके बटा के इसके अनुपात बराबर होना चाहिए BE बटा के EC के। सबसे पहले हम ये वाला ध्यान से देखते हैं, लिखते हैं हम ऐसे, त्रिभुज ABE में क्या कहते हैं मेरे भाई? ABE में एकदम सिंपल तरीके से थेल्स प्रमेय के अनुसार त्रिभुज ABE में हम ये देख रहे हैं कि जो DF है वो समानांतर है AE के। DF है वो समानांतर है क्या चीज? AE के। तो थेल्स प्रमेय यहां पे लगेगा। थेल्स प्रमेय के अनुसार हम लिख सकते हैं कि जो BD बटा के DA होगा, जो BD बटा के DA होगा वही अनुपात हमारा BF बटा के FE होगा, BF बटा के FE होगा। ठीक है, और इस बेचारे को मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, ध्यान देना। अब हम दूसरे त्रिभुज की ओर चलते हैं, जो दूसरा समानांतर है त्रिभुज BAC में। कई किसी तरीके से भी ले सकते हो, CAB या BAC। हम लिखेंगे BAC में, त्रिभुज BAC में कौन कौन से समानांतर है? DE समानांतर है AC के, DE है समानांतर है AC के। ठीक है, तो थेल्स प्रमेय के अनुसार क्या लिखेंगे मेरे भाई? थेल्स प्रमेय के अनुसार जब ये दोनों मेरे भाई समांतर है तो इसके अनुपात भी क्या होंगे? समानुपातिक होंगे, यानी BD बटा के DA क्या लिखेंगे? BD बटा के DA ये बराबर हो जाएगा BE बटा के EC के, BE बटा के EC के। ठीक है, और आपको मैं पहले ही बताया था कि दायां दाएं के बराबर है तो बायां बाएं के बराबर होगा, और हम लिख देंगे कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, पॉइंट कम करा, समीकरण 1 और 2 से BD बटा के DA, और ये देखो बायां दाएं के, बायां बाएं के बराबर है तो दायां दाएं के बराबर होगा। ठीक है, जब ये मान इसके बराबर है तो ये वाला मान भी इसके बराबर होगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? मान लेते हैं ये राम है, ठीक है, ये 5 रोटी खाता है, ये श्याम है, ये 5 रोटी खाता है, और ये मान लो मैं हूं ठीक है, ये मैं हूं, ठीक है, मैं भी 5 रोटी खाता हूं। तो क्या मैं राम के बराबर नहीं हो गया? क्या मैं श्याम के बराबर नहीं हो गया? जितना भाई ये खाता उतना ही मैं खाता हूं। तो राम श्याम के बराबर हो सकता है, राम सुधांशु के भी बराबर हो सकता है। तो ये बात ध्यान देना। तो दायां दाएं के बराबर होगा तो बायां बाएं के बराबर होगा, या बायां बाएं के बराबर होगा तो दायां दाएं के बराबर होगा। इसलिए हम लिख सकते हैं BE बटा के FE बराबर हो जाएगा BE बटा के EC। ठीक है, और ये मेरे भाई क्या होगा? हमने इसको लिख दिया क्या चीज? इति सिद्धम। इसे हम लोग क्या कहेंगे मेरे भाई? इति सिद्धम कहेंगे, या इसे इंग्लिश में कहा जाता है प्रूफ्ड। क्या कहा जाता है मेरे भाई? प्रूफ्ड कहा जाता है। ठीक है, ध्यान देना इस बात का। तो ये हमारा चौथा कहल है। तो जो सवालें होती है ना वो हमें सीक्वेंस में लगाना होता है, धीरे धीरे करके लगाना होता है। हाँ, मानता हूं कि ये चैप्टर एडवांस लेवल की सवाल है, इसलिए मैं आराम से ही बता रहा हूं आपको। ठीक है, एडवांस लेवल है इसलिए मैंने आपको 3 वीडियो बना दिया हूं। क्यों 3 वीडियो? इसलिए बनाया ताकि उसमें ढेर सारी आप चीजें समझे ज्यामिति की। जो यकीन मानो वो वीडियो यदि देख के आया है ना, उसके लिए बहुत आसान होगी ये चैप्टर। हमने आपको थेल्स प्रमेय बताया, हमने आपको मिड थ्योरम प्रमेय बताया, हमने आपको थेल्स प्रमेय के आधार पर साइड और भुजा के कितने सारे डायग्राम बना के आपको सिखाया। यकीन मानना, जो यदि वो वीडियो देख के आया ना, उसके लिए ये चैप्टर बहुत आसान होगा। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये चौथा का हल है। अब हम बढ़ते हैं 5वें के हल के। देखिए, तो ये है मेरे भाई 5वां का चित्र है। 5वें क्वेश्चन को मैं एक बार पढ़ देता हूं आपको।
कि आकृति 6.20 में डीई समानांतर है ओक्यू के, यानी डीई समानांतर है ओक्यू के, और जो डीएफ समानांतर है क्यूआर के, तो हमको सिद्ध करना है कि ईएफ समानांतर होगा क्यूआर के। ठीक है, बहुत आसान सवाल है, लेकिन जो ये चित्र दिया है ना, ये प्रिज्म के आकार का है। प्रिज्म आप लोग देखे हो, मतलब एक त्रिभुज है, वो त्रिभुज पूरा खाली है, ठीक है, उसमें पानी भर सकते हैं, ऐसा ये त्रिभुज है, यानी ये प्रिज्म है। ऐसे देखो बीच में डंडा बना हुआ कि नहीं, ऐसा लग रहा है कि बीच में ये क्या है, खाली है। और इसमें हमें प्रूफ करना है कि ईएफ बटा के क्यूआर होना चाहिए, यानी ईएफ समानांतर होना चाहिए क्यूआर के। ये तभी हो सकता है जब इसके अनुपात आपस में क्या हो, बराबर हो, यानी पीई का अनुपात ईक्यू के बराबर हो, पीएफ का अनुपात एफआर के बराबर हो, तभी हम कह सकते हैं कि ईएफ समानांतर होगा क्यूआर के। ठीक है, ध्यान देना मेरी बातों को। सबसे पहले हम प्रूफ करेंगे पी क्यू ओ में, पी क्यू ओ में। ठीक है, हम लिखेंगे यहां पे त्रिभुज पी क्यू ओ में, और हमें क्वेश्चन में दिया गया कि ईडी समानांतर है क्यूओ के, ईडी समानांतर है क्यूओ के। तो यहां पे हम लगाएंगे थेल्स पर में, जहां समानांतर आ जाएगा, जहां रेल की पटरी बनेगी वहां हम थेल्स पर में यूज करेंगे। तो थेल्स पर में के अनुसार पीई बटा के ई क्यू, क्या लिखेंगे मेरे भाई, पीई बटा के ई क्यू, ये बराबर हो जाएगा पीडी बटा के डीओ। क्या हो जाएगा, पीडी बटा के डीओ। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब हम यहां पे त्रिभुज लेते हैं पी ओ आर को। यहां पे मेरे भाई आपको लिखना है पी ओ आर में डीएफ समानांतर है ओ आर के, यहां पे रेल की पटरी बन रही है, डीएफ समानांतर है ओ आर के, डीएफ समानांतर है ओ आर के। ठीक है, तो यहां भी हम क्या लगाएंगे, थेल्स पर में लगाएंगे, क्योंकि रेल की पटरी बन रही है। तो थेल्स पर में हम क्या करेंगे मेरे भाई, डीएफ समानांतर है ओ आर के, तो पीडी बटा के डीओ, या ऐसे लिख लो पहले, पीएफ बटा के एफ आर, पीएफ बटा के एफ आर बराबर होगा मेरे भाई पीडी बटा के डीओ के, पीडी बटा के डीओ के। अब ये हमारा हो गया मेरे भाई दूसरा मान। ठीक है, ध्यान देना इस बात का। अब इसमें हम क्या करते हैं कि दायां दाएं के बराबर है तो बायां बाएं के बराबर होगा, और सिंपल सा जैसे हम लोग लिखते थे ऐसे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, समीकरण 1 और 2 से हमें प्राप्त होता है कि पीई बटा के ई क्यू ये बराबर है पीएफ बटा के एफ आर के, और यही मेरे भाई हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। और ऐसे बना के आप लोग क्या लिख देना, इति सिद्धम। ठीक है, ऐसे मत लिखना, ऐसे मत लिखना, क्योंकि हमें तो ये सिद्ध करना था। तो हम लिखेंगे तो ईएफ समानांतर क्यू आर होगा, जब इसके अनुपात बराबर है तो ईएफ समानांतर होगा क्यू आर के, और यहां पे ऐसे लिखना इति सिद्धम, इति सिद्धम। ठीक है, इति सिद्धम, यानी ये हमारा सिद्ध हो चुका है कि नहीं, ये दोनों आपस में क्या है मेरे भाई, बराबर है। ठीक है, तो क्वेश्चन को एकदम ध्यान से समझना है, सारी एडवांस लेवल के सवाल है, इस क्वेश्चन को हम ध्यान से ही समझेंगे। ठीक है, तो ये हमने कौन सा सवाल लगाया, 5वां सवाल लगाया। अब हम 6वें सवाल की ओर बढ़ते हैं, और ध्यान से देखना 6वां सवाल से क्या कहा गया हमारे पास। ये कौन सा सवाल है, ये 6 नंबर का सवाल है, और ये 6 नंबर का सवाल बहुत ही आसान सवाल है, बस आप लोग ध्यान से देखना। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि मैं अपने बुक से पढ़ ले रहा हूं, आपको यहाँ पे क्वेश्चन जरूर दिख रहा होगा। ठीक है, आकृति 6.21 में ओपी ओक्यू ओ आर पर स्थित बिंदु एबीसी है। ठीक है मेरे भाई, ओपी और ओपी ओ आर और ओकी पर एक बिंदु है ए बी सी है। ठीक है, ए बी सी इस प्रकार है कि ए बी पैरेलल पी क्यू है, ए बी जो है वो पैरेलल है पी क्यू के, यानी ए बी समानांतर है पी क्यू के। यहाँ पे एक रेल की पटरी बन रही है, यहाँ पे एक रेल की पटरी बन रही है, तो हमें ये सिद्ध करना है कि क्या ये भी रेल की पटरी बनेगी, क्या नहीं है, ये भी समानांतर होगी, यही हमें सिद्ध करना है। ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आपको देखो मेरे भाई, क्वेश्चन ऐसे जानबूझकर पूछे जाते हैं ताकि आप लोग थोड़ा सा ऐसे हो जाए और आप लोग क्वेश्चन छोड़ के आगे बढ़ जाओ और आपका वहां पे नंबर क्या हो जाए, कम हो जाए। ठीक है, ध्यान से देखना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज पी ओ क्यू में, क्या लिखेंगे, त्रिभुज पी ओ क्यू में। ठीक है, त्रिभुज पी ओ क्यू में ए बी समानांतर है पी क्यू के, ए बी समानांतर है पी क्यू के। तो यहां पे जब रेल की पटरी बन रही है तो यहां पे कौन सा पर में लगेगा मेरे भाई, थेल्स पर में लगेगा। कौन सा पर में लगेगा मेरे भाई, थेल्स पर में लगेगा। तो हम लिखेंगे ओ ए बटा के ए बी, ओ ए बटा के ए पी, ओ ए बटा के ए पी बराबर होगा ओ बी बटा के ओ क्यू,
ओ बी बटा के बी क्यू। ठीक है, ये हो गया मेरे भाई समीकरण नंबर 1। दूसरे समीकरण में हम लोग हल करते हैं तो लिखेंगे त्रिभुज पी ओ आर में, त्रिभुज पी ओ आर में, और यहां पे हमको ये दिख रहा है पी ओ आर में ये रेल की पटरी बना रही है, मतलब एसी समानांतर है पी आर के। हम लिखेंगे एसी समानांतर है पी आर के। जब ये दोनों मेरे भाई समानांतर हो जाएंगे तो इसके अनुपात भी क्या होंगे, समानांतर होंगे, यानी ओ ए बटा के ए पी, क्या लिखेंगे, ओ ए बटा के ए पी समानांतर हो जाएंगे ओ सी बटा के सी आर के, ओ सी बटा के सी आर के, और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। मैंने आपको बार बार कहा है कि यदि दायां बायां बाएं के बराबर हो तो दायां दाएं के बराबर होगा, या दायां दाएं के बराबर हो तो बायां बाएं के बराबर होगा। तो इसलिए ध्यान देना, हम यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 से प्राप्त होता है, समीकरण 1 और 2 से प्राप्त होता है, ठीक है, समीकरण 1 और 2 से प्राप्त होता है कि ये दोनों आपस में बराबर है, तो ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी ओ बी बटा के बी क्यू बराबर होगा ओ सी बटा के सी आर के। ठीक है, और ये मान हमको सिद्ध नहीं करना है, यदि ये दोनों अनुपात यदि बराबर है तो मतलब ये दोनों क्या होंगे, समानांतर होंगे। यदि अनुपात बराबर है, ऐसे लिख देना, यदि अनुपात बराबर है, यदि अनुपात बराबर है तो BC समानांतर होगा QR के। ठीक है, और ऐसे लिख देंगे BC समानांतर QR, और ऐसे कर देंगे इति सिद्धम, इति सिद्धम। ठीक है, तो आप लोग को इतनी बात क्या करनी है, ध्यान देनी है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमसे ये कह रहा है कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, और आप इसे 9 में सिद्ध कर चुके हो। तो हमें ये फर्क नहीं पड़ता है कि हम 9 में सिद्ध किए हुए हैं, हमें ये फर्क पड़ता है कि हम इसे कैसे हल करेंगे। ठीक है, ध्यान देना। देखो हम जो थेल्स प्रमेय, पहले आप लिख दो 7वां का बेसिक, पहले ये बेसिक रूल मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, देखिए थेल्स प्रमेय कैसा होता है और मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है, ये दोनों में फर्क है। ये मेरे भाई थेल्स है, थेल्स प्रमेय ये है, और अभी जो हम लोग 7वें क्वेश्चन में पढ़ने वाले हैं वो मध्य बिंदु वाला पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मध्य बिंदु का प्रमेय पढ़ने वाले हैं, या इसको कहते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। क्या कहते हैं मेरे भाई, मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, ध्यान से देखना मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है और थेल्स प्रमेय क्या होता है। देखो पहले आपको ये बता देता हूं कि जो मिड पॉइंट थ्योरम होता है, जैसे मान लेते हैं ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो मिड पॉइंट थ्योरम का मतलब ए बी का ये मध्य बिंदु क्या होगा, डी होगा। ठीक है, और ए सी का मध्य बिंदु क्या होगा मेरे भाई, ई होगा। तो ये जो है ना, ये इन दोनों को बराबर भागों में बांटेगा, इन दोनों को किस भागों में बांटेगा, बराबर भागों में। अगर ये मान मेरे भाई 4 होगा तो ये भी मान कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान देना। लेकिन जो थेल्स प्रमेय है इसका अनुपात बराबर होता है, ये मान हो सकता है मेरे भाई 2 हो, तो ये मान हो सकता है मेरे भाई 5 हो सकता है। इसका बात का ध्यान देना, ये 2 हो, ये 2 नहीं हो सकता। ये थेल्स प्रमेय हमसे ये कहता है कि इसके अनुपात बराबर होने चाहिए, और मध्य बिंदु प्रमेय कहता है कि जितना मान इसका होना चाहिए उतना ही मान इसका होना चाहिए, यानी बीच में एकदम काटेगा, ए बी के एकदम टोटल बीच में, यही मध्य बिंदु प्रमेय है, और यही हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, ये देखो मेरे पास भुजा है, ये क्या है मेरे पास, भुजा है, यानी साइड का मान है। और यदि हमें क्षेत्रफल का मान चाहिए, क्षेत्रफल का मान चाहिए, तो 2 का क्षेत्रफल मान लेते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। तो जो क्षेत्रफल का मान होगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई, 4, 5 का वर्ग कितना होता है मेरे भाई, 25। ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। ये क्षेत्रफल का मान है, और ये जो मान है किसका मान है, भुजा का मान है। ठीक है, मध्य बिंदु प्रमेय हमसे क्या कहता है कि ये 4 है, ये 4 है, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा इसका स्क्वायर होगा। ये हमारा किसका मान है, ये हमारे पास साइड का मान दिया हुआ है मेरे भाई। ठीक है, और हमको किसका मान निकालना है, यदि एरिया का मान निकालना है तो 4 का वर्ग कितना होगा, 16। यहाँ भी 4 का वर्ग कितना होगा, 16। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, ध्यान से देखना, दोनों मान क्या होंगे, यहाँ पे बराबर होंगे, इसके अनुपात क्या होंगे मेरे भाई, बराबर होंगे। यही हमें ध्यान देना, और हमें मिड पॉइंट थ्योरम क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो आपको ये चीजें थोड़ा सा नोट कर लीजिए, इसके बाद हम सिद्ध करेंगे कि मिड पॉइंट थ्योरम क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या दिया गया है। ध्यान से देखना, देखिए ये 7 नंबर का क्वेश्चन है, डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख देते हैं ए बी सी। आप लोग के सामने मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को हल कर रहा हूं। हम मान लेते हैं कि ए बी का मध्य बिंदु क्या है मेरे भाई, डी है, और डी इन दोनों को समान अनुपात में विभाजित करता है, यानी जितना मान ए डी का है उतना ही मान डी बी का है। ठीक है, और ये मेरे पास क्या हो गया मेरे भाई, डीई हो गया। ठीक है, तो हम जो मान है वहां पे हम लिख देते हैं कि त्रिभुज
ए बी सी में, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में डी, जो डी है वो ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है, डी हमारा ए बी का क्या है मेरे भाई, मध्य बिंदु है, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन में दिया है कि ए डी समानांतर है बीसी के, ऐसे लिख देना, दिया है। जब मध्य बिंदु है तो मेरे भाई एडी के बराबर होगा डीबी, एडी के बराबर होगा डीबी, यानी जितना मान इसका होगा उतना ही मान इसका होगा, ठीक है, ध्यान देना। जब ये दोनों मेरे भाई समानांतर है, हम लिखेंगे कि जब डीई समानांतर है बीसी के, तो जब यहां पे रेल की पटरी जब बनेगी तो हम लिखेंगे थेल्स प्रमेय के अनुसार। कौन सा प्रमेय मेरे भाई, थेल्स प्रमेय के अनुसार, थेल्स प्रमेय के अनुसार। अच्छा, हमको प्रूफ क्या करना है, क्वेश्चन में बोला गया है AE बराबर AC, हमको सिद्ध करना है AE बराबर AC। क्या हमको दिया गया, तीसरी भुजा के समानुपातिक होती है। हमको देखो मेरे भाई सिद्ध करना है, हमको सिद्ध करना है AE बटा के EC, AE बटा के EC, ठीक है, AE बटा के EC, हमें ये सिद्ध करना है। एक मध्य बिंदु दे दिया है तो हमें ये सिद्ध करना है कि दूसरा मध्य बिंदु भी इसके समानांतर होगा, यही हमें सिद्ध करना है। तो ध्यान से देखना, थेल्स प्रमेय के अनुसार हम कह सकते हैं कि AD बटा के DB, ठीक है, क्या कहेंगे, AD बटा के DB बराबर हो जाएगा मेरे भाई AE बटा के EC के। अच्छा, हमने यहाँ पे देखा है कि AD का मान क्या है मेरे भाई, DB है, तो ये मान हम कहाँ रख देते हैं, इस मान को हम यहाँ पे रख देते हैं। AD का मान हम लोग यहाँ पे रख देते हैं, AD का मान DB है, DB को हम यहाँ रख देते हैं, तो ये DB बटा के DB हो जाएगा और बराबर हो जाएगा मेरे भाई AE बटा के EC। ये DB से DB कट जाएगा, हमारे पास बचेगा 1 बराबर AE बटा के EC, और EC को यहाँ भेज देंगे, ठीक है, EC को यहाँ भेज देंगे तो EC बराबर हो जाएगा AE, या EC को पलट के लिख देंगे तो AE बराबर हो जाएगा मेरे भाई EC, और यही हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। और मेरे भाई इसे हम लिख देंगे इति सिद्धम। क्या लिख देंगे मेरे भाई, इति सिद्धम, ठीक है। तो ध्यान रखना, बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन था, प्रमेय था, और इसी प्रमेय को हमें क्या करना है, सिद्ध करना था। इसके बाद देखिए एक 8 नंबर की सवाल है, मैं आपको 8 नंबर भी क्लियर करवा देता हूं। दिया है प्रमेय 6.2 का प्रमेय प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली तीसरी रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। याद कीजिए आप कक्षा 9 में ऐसा कर चुके हैं। सेम यही क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है 8वें में। जो लाइन में यहां लिखा हूं, जिस तरीके से लिखा हूं, सेम यही क्वेश्चन पूछा गया है दूसरे तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 में। हम एक ही बार क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। देखिए 9वां क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, दिया हुआ है कि ABCD एक समलंब है जिसमें AB समानांतर है DC के, और इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो दर्शाइए कि AO बटा के BO बराबर CO बटा के DO, ओबो सोडो। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। AO ABCD OO ऐसे है, मुझे सिद्ध करना है। हम इसका नाम रख देते हैं ABCD, ठीक है। और हमसे कहा जा रहा है कि इसके जो विकर्ण है, ठीक है, जो सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, वो विकर्ण होती है। तो इसके विकर्ण है, आप इसको सीधा बनाइएगा, मेरे से तो ऐसे उल्टा बन रहे हैं। इसके विकर्ण कहाँ काटते हैं, O पर काटते हैं, ठीक है। अगर मुझे थेल्स प्रमेय बनाना है, यदि थेल्स प्रमेय बनाना है तो इसके समानांतर एक रेखा हम मान के खींच देते हैं और इसको मानते हैं OP। हम अपने से क्या मान लिए, एक रेखा खींच दिए और इसको मान लिए OP, और OP जो है वो AB के हमने समानांतर खींचा है। ये हमने अपने से खींचा है, ठीक है, अपने से खींचा है, इसको प्रूफ करने के लिए। ध्यान से देखना। तो सबसे पहले कुछ अच्छे तरीके से हम इसको लिखेंगे कि एक माना ABCD एक समलंब, ये जो चित्र आपको दिख रहा है ना, ये समलंब चतुर्भुज है। ये आपको जो चित्र दिख रहा है ना, ये समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। ABCD एक सम चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। एक समलंब चतुर्भुज है जिनके विकर्ण क्रमशः ऊपर काटते हैं, जिनके विकर्ण क्रमशः ऊपर काटते हैं, जिनके विकर्ण क्रमशः ऊपर काटते हैं, ठीक है। हमने क्या किया था, हमने जो किया था उसे हम लिख देंगे रचना। हमने
AB के समानांतर PO खींचा, PO खींचा। हमने AB के समानांतर क्या खींचा? PO खींचा। जब AB समानांतर हो सकता है PO के, और समलंब चतुर्भुज में आपको पता है कि AB समानांतर होता है CD के। आप मेरी बातें ध्यान समझना है, ऐसे क्या कर रहा हूं, हमने क्या किया है कि AB समानांतर PO खींचा, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। और समलंब चतुर्भुज में सभी को पता होता है कि AB समानांतर होता है DC के, AB समानांतर होता है DC के। इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 2। ठीक है, ध्यान से देखना। वो क्या है ना, एक्चुअली आंधी आ गई है। ठीक है ना, हेलो, ध्यान से देखना। AB समानांतर है PO के और AB समानांतर है DC के। ठीक है, तो मेरे भाई AB से AB कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा? PO समानांतर हो जाएगा DC के। PO मेरे पास क्या हो जाएगा? समानांतर हो जाएगा DC के। इसे हम समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। आप ये बात सुनो मेरे भाई, कि जब हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये तीनों आपस में समानांतर है, तो जहां थेल्स पर में यूज होगा वहां पे हम हल करके इसको हम डेरिवेट कर देंगे। कैसे? ध्यान से आप लोग समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे, ध्यान से समझना। लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में। ठीक है, ए बी डी में PO समानांतर है AB के, PO समानांतर है AB के। ठीक है, PO समानांतर है क्या चीज? AB के। PO समानांतर है AB के, तो हम इसको कैसे हल करेंगे? इसको लिखेंगे DP, PO समानांतर है AB के। ठीक है, PO समानांतर है AD के। हाँ ठीक है, PO समानांतर है AB के। ठीक है, चलिए हम हल करते हैं। तो क्या लिखेंगे? DP बटा के PA बराबर हो जाएगा DO बटा के OB। क्या हो जाएगा? OB हो जाएगा। ये हो गया हमारा ADB में। अब यहां पे एक और हम बना देते हैं, त्रिभुज ADC में हमारा कौन सा समानांतर है? PO समानांतर है DC के, PO समानांतर है DC के। हम लिखेंगे AP, जब समानांतर है तो यहाँ पे थेल्स पर में लगेगा AP बटा के PD बराबर AO बटा के OC। ठीक है, AO बटा के OC। ठीक है, AO बटा के OC। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। नहीं हो रहा है बराबर, इसको हम लोग क्या करते हैं? उल्टा कर देते हैं। तो मेरे भाई जब हम उल्टा करेंगे ना, हम किसी के मान को भी उल्टा कर देंगे तो दोनों के दोनों मान को उल्टा कर सकते हैं, कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस मान को हम उल्टा कर देते हैं। तो देखो, इसको हम उल्टा कर देंगे तो ऊपर चला जाएगा PA और नीचे चला जाएगा DP, बराबर हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो OB और नीचे आ जाएगा DO। ये हो गया हमारे पास समीकरण नंबर 4 और ये हो गया हमारे पास समीकरण नंबर 5। आप यहाँ पे देख रहे हो AP बटा के PD बराबर है, जब बायां बाएं के बराबर है तो दायां दाएं के बराबर होगा, इसलिए हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, 4 और 5 से ना, समीकरण 4 और 5 से हम ये देख रहे हैं कि ये मान इसके बराबर है मेरे भाई। तो हम क्या करेंगे कि बायां बाएं के बराबर है तो बायां बाएं के बराबर होगा, यानी AO बटा के AC, AO बटा के OC बराबर OB बटा के DO। ठीक है, इसको हम अच्छे तरीके से कैसे लिख सकते हैं? OB को यहां भेज दो, OC को वहां भेज दो, तो इसको लिख सकते हैं AO बटा के OB यानी BO भी लिख सकते हैं, बराबर OC को उधर भेज दो तो यहाँ पे लिख दो CO लिख दो और ये हो जाएगा DO। और ये हो जाएगा मेरे भाई, इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर, या इसको लिख सकते हैं इति सिद्धम। ठीक है, ध्यान देना। तो हमने यहाँ पे बस उल्टा किया है, और यही हमने क्या किया है, ध्यान से देखना कि हमने यहाँ पे क्या किया, उल्टा किया हुआ है। उल्टा कर दोगे मान में तो सारा मान उल्टा करना होगा, तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और इस कारण हमने क्या किया, इसको प्रूफ कर दिया। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 10 है, हूबहू यही क्वेश्चन है, आपको यही क्वेश्चन फिर से कर देनी है, 10 नंबर का भी सवाल आपसे लग जाएगा। ठीक है, क्लियर यहां तक हुआ? तो कैसी लगी आपको ये क्लास, कैसी लगी आपको ये वीडियो? मैंने आपको सारा क्वेश्चन अपना पूरा 100% योगदान दिया है कि आराम से बताऊं, अच्छे तरीके से बताऊं।
ये सब ऐसी सवाल है जिसमें आपको पूरा दिमाग लगाना होता है, ठीक है। ये सारी एडवांस लेवल के सवाल हैं, इस सवालों को बार बार प्रैक्टिस करना होता है, तब आकर ये सवाल हमसे बनेंगी, तभी जाकर एग्जाम में हमारी सवालें बनती है, ठीक है। ध्यान रखना, बढ़िया से रहना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 6.3 में, तब तक के लिए मेरी तरफ से सेवा समाप्त।